नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। और छत्तीसगढ़ में भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन आज भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों ने प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए। दोनों दलों के प्रत्याशियों ने नामांकन में दिग्गज नेता शामिल हुए। साल 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए सेमीफाइनल मानकर दोनों दलों ने नामांकन के दौरान शक्ति प्रदर्शन किया। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही खेमों की ओर से जीत के दावे किए जा रहे हैं और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए भाजपा ने पूर्व विधायक ब्रह्मानंद नेताम को प्रत्याशी बनाया है। भाजपा प्रत्याशी ने अंतिम दिन अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, अन्य विधायकों सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। वहीं कांग्रेस ने अपने दिवंगत विधायक मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी को मैदान में उतारा है। सावित्री मंडावी के नामांकन कार्यक्रम में खुद सीएम भूपेश बघेल के साथ पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और कांग्रेस के विधायकों समेत अन्य नेतागण मौजूद रहे। साल 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद हुए सभी चारों उपचुनाव में कांग्रेस ने ही जीत का परचम लहराया है। वहीं इस चुनाव में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जेसीसी अपना प्रत्याशी नहीं उतार रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कांग्रेस के प्रत्याशी सावित्री मंडावी को समर्थन देने का ऐलान किया है। वहीं आम आदमी पार्टी भी भानु प्रतापपुर उपचुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं उतार रही है। आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी संजीव झा की माने तो यह केवल 1 साल का मसला है और इतनी कम अवधि के लिए केवल एक विधायक की उपस्थिति लगभग नगण्य रहेगी। इससे आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने प्रत्याशी खड़ा नहीं करने का निर्णय लिया है। हालांकि सर्व आदिवासी समाज की ओर से दर्जन भर प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए हैं। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के जीत के लिए आश्वस्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि प्रदेश सरकार ने आदिवासियों के हित में बहुत सारे विकास कार्य किए हैं, जिसकी वजह से इस उपचुनाव में भी कांग्रेस को सफलता मिलेगी। मुझे जनता पे पूरा विश्वास है। हम लोगों ने जनता की सेवा की, हमारी सरकार ने सेवा की, हमारी पार्टी के लोग लगे हुए, तो निश्चित रूप से जीत होगी और जीत का अंतर भी बनेगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि आरक्षण के चलते बहुत सारे छात्र परेशान हैं। नियुक्तियां की हुई है, सरकार ने सभी वर्गों को परेशान करके रखा है। किसान, मजदूर, महिला, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग परेशान है। सबका बदला इस चुनाव में वोटों में परिवर्तित होगा। देखिए, इस बार के चुनाव में स्पष्ट है कि जनता का मन कांग्रेस को सबक सिखाना है, भूपेश को सबक सिखाना है। तो वो जितने भी इधर उधर कर लें, मगर भारतीय जनता पार्टी ब्रह्मानंद नेताम स्पष्ट प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेगा। बहरहाल छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ दल कांग्रेस और प्रमुख विपक्षी दल भाजपा दोनों के लिए यह चुनाव काफी अहम है। दोनों ही दल इसे 2023 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मान रहे हैं। अब भानु प्रतापपुर की जनता ही तय करेगी कि वे कांग्रेस सरकार के कामकाज से संतुष्ट है या बदलाव की बयार चल रही है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे कांग्रेस नेता अजय गंगवानी जी, बीजेपी नेता उमेश घोरमोड़े जी, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अजय चंद्राकर जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। तो सबसे पहला सवाल जो हमारा रहेगा अजय चंद्राकर जी आपसे है। दोनों ही पार्टी जो अजय जी है वो दावा कर रही है कि प्रचंड जीतेगी, तो आपको क्या लगता है? देखिए कविता जी, ये जो उपचुनाव है इस उपचुनाव को सहानुभूति बनाम सीनियरिटी देखा जा रहा है, क्योंकि यहां पर जो भानु प्रतापपुर में स्वर्गीय मनोज मंडावी जी के निधन के पश्चात जो सीट खाली हुई है जी, उसमें 14 दावेदार तो कांग्रेस से ही थे, लेकिन उसमें सहानुभूति को ध्यान में रखते हुए और आगामी विधानसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस संगठन श्रीमती सावित्री मंडावी का चयन की है। लेकिन बीजेपी यहां पर अपने एक सीनियर लीडर को रखी, प्रत्याशी बनाई है। लेकिन यहां पर मूल बात यह है कि पिछला विधानसभा का चुनाव देखें कविता जी, तो कांग्रेस को 72,520 वोट और बीजेपी को 45,827 वोट, तो 26,693 वोटों का अंतर था। ये एक बड़ा गैप है। लेकिन इस विधानसभा चुनाव को देखें
तो कांकेर जिला में 3 सीट कविता जी, जी। एक है कांकेर का और दूसरा है अंतागढ़ का और तीसरा है भानु प्रतापपुर का। तो एक में तो आईएएस अधिकारी आ गए सौरी जी। जी, दूसरे में आईपीएस आ गए नाग जी, और इसमें वंशवाद की राजनीति आ गई। तो यहाँ पर जो अन्य 13 दावेदार थे उनको कैसे कांग्रेस संगठन मनाती है। इसके अलावा इसमें कोई शक नहीं कि भानु प्रतापपुर जो विधानसभा है उसमें जागरूकता काफी है, ओबीसी फैक्टर भी है, आदिवासियों का आरक्षण का विषय भी काफी बर्निंग है। तो यह चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो गया है। लेकिन बीजेपी को 26,693 वोट को पाटना उनके लिए बड़ी चुनौती है। और पिछले समय जो प्रत्याशी थे देवलाल जी, उसको प्रत्याशी न बना करके ब्रह्मानंद जी को बनाया गया है। तो यह भी बीजेपी संगठन भी अपने कार्यकर्ताओं को किस तरह से रिचार्ज करती है, कितना यूनिटी दिखाती है, यह मायने रखेगा कविता जी। जी बिल्कुल अजय जी, एक सवाल आपसे और है। आपने सहानुभूति की बात यहाँ पर की, तो क्या लगता है सहानुभूति काम आएगा? देखिए, बस्तर काफी एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो परंपरा, रीति रिवाज और प्रथा में विश्वास करने वाला क्षेत्र है। और चूंकि एक अनहोनी हो गया मनोज मंडावी जी का निधन, और ये कांग्रेस पार्टी के लिए, और दूसरी बात है सावित्री जी स्वयं उनके साथ में, भले वो शिक्षिका रही और शिक्षकी कार्य में अपना योगदान देती रही, लेकिन उनके हस्बैंड काफी सीनियर लीडर थे। तो माइक्रो एंड मैक्रो दोनों रूप से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उनके कार्यशैली से वो परिचित रही हैं। तो यहाँ पर एक एलिट वर्ग के रूप में, एक सभ्य महिला के रूप में, और साथ ही महिला कार्ड भी हो गया, साथ ही साथ सहानुभूति भी हो गया, और 26,693 वोटों का अंतर है। यह बहुत मायने रखता है कविता जी। जी बिल्कुल, अजय गंगवानी जी के पास हम चलेंगे। अजय गंगवानी जी, आपने वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को आपने सुना, आप कितने सहमत हैं उनकी इन तीनों बातों से? देखिए, अजय चंद्राकर जी वरिष्ठ पत्रकार है, उनकी बातों से बहुत हद तक सहमत हूँ। एक वंशवाद की जो बात की, सिर्फ उसको छोड़ के मैं बाकी लगभग सारी बातों से सहमत हूँ। देखिए, उन्होंने भी आंकड़े दिए, मैं थोड़ा सा बताना भी चाहूंगा। पिछले बार जो हमारे कदावर नेता है मनोज सिंह मंडावी, जिनकी आदिवासी वर्ग में बहुत गहरी पैठ है, और वहाँ जो भानु प्रतापपुर की जनता है उनसे सीधा सीधा उनका जीवन संपर्क है। और कहीं ना कहीं जो हमारी प्रत्याशी है सावित्री मंडावी, बहुत सोच समझकर उनको हमने टिकट दी है। ये सिर्फ इकलौता कारण नहीं है कि वो मनोज सिंह मंडावी जी की पत्नी है, सिर्फ उनको टिकट दिया गया है। पहली चीज क्लियर करना चाहूंगा। देखिए, उच्च शिक्षित है, आज वो एक व्याख्याता के पद पे नौकरी कर रही है, और पूरी तरह सुसंस्कृत है, और लगातार स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी की अर्धांगिनी के रूप में जितने भी जन कल्याणकारी कार्य भानु प्रतापपुर में लगातार होते रहे, उनकी मांग के अनुसार ये लगातार हमें कंधे से कंधा मिलाकर साथ देती रही। और देखिए, हमारी कांग्रेस पार्टी में पूरी तरह से आर्थिक लोकतंत्र है। 14 लोगों ने उम्मीदवारी जाहिर की, 3 लोगों का हमने जो सरकार और पार्टी के स्तर पर सर्वे किया, और जो हमें सबसे सर्वाधिक जीतने वाला उम्मीदवार लगा उसको हमने टिकट दी है। दूसरी बात, देखिए कहीं ना कहीं एक और बात कहना चाहूंगा कि भानु प्रतापपुर जो सीट है वो परंपरागत सीट है। पिछले बार जो हमने 26,700 वोटों से जीत दर्ज की है, जो वोटों का अंतर है कांग्रेस पार्टी को जो मिले वोट है और भारतीय जनता पार्टी के, दोनों का अंतर जो है कविता जी वो 19%, जबकि छत्तीसगढ़ का जो औसत था वो वोटों का अंतर वो था 10%। तो कहीं ना कहीं जो एक लंबा वोटों का अंतर है 26,700, उसको पाटना इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। दूसरी बात, देखिए मनोज सिंह मंडावी काफी कदावर नेता रहे। मध्य प्रदेश के समय 1998 में भी पहली बार विधायक रहे, गृह राज्य मंत्री रहे, वर्तमान में भी विधानसभा के उपाध्यक्ष जैसी महती जिम्मेदारी में रहे। तो लगातार उनके साथ उनका जीवन संपर्क, उनकी कार्य प्रणाली, लगातार जन लोक कल्याणकारी कार्यों के कारण कहीं ना कहीं वहां की जनता भी जो है वो कहीं ना कहीं आज दुख महसूस कर रही है, क्योंकि उनके बीच का एक कदावर नेता, एक मजबूत नेता जो सीधे सीधे जनता से जुड़ा था, वो आज उनके बीच नहीं है। और कांग्रेस की एक परंपरा रही है कभी, अगर किसी व्यक्ति का निधन होता है, उसके परिवार में अगर कोई व्यक्ति जो अच्छा उम्मीदवार है, जो जीतने की संभावना रखता है, तो हम उसके प्रति श्रद्धांजलि देना और हमें उसको टिकट देना हमारा एक नैतिक दायित्व मानते हैं। तो 2 कारण कहना चाहूंगा कविता जी, कहीं ना कहीं जो भानु प्रतापपुर की जनता है वो एक श्रद्धांजलि के रूप में सावित्री मंडावी जी को वोट देंगी। दूसरा, कहीं ना कहीं माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में लगातार महात्मा गांधी के जो ग्राम स्वराज के स्वप्न को लेकर हमने काम किया है, चाहे किसान हो, गरीब हो, किसान मजदूर हो, आदिवासी, हर वर्ग को आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास किया है। लगातार जो हमारी योजनाएं हैं, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ग्राम स्वराज योजना, गोधन न्याय योजना, स्वामी आत्मानंद स्कूल, कृषि मजदूर न्याय योजना, इस प्रकार की योजनाओं का लाभ सीधा सीधा आदिवासी वर्ग को मिल रहा है। और एक बात और कहना चाहूंगा कविता जी, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी 15 साल तक सरकार में रही, कभी भी इन्होंने आदिवासी हितों के निर्णय कभी नहीं लिए। लगातार इनके द्वारा वादा खिलाफी की गई, चाहे जर्सी गाय देने की बात हो, सरकारी नौकरी देने की बात हो, इन्होंने आदिवासी के भूमि और अधिकारों के संरक्षण लिए
कानून बनाने का दावा किया और अंत में जो लंडीगुड़ा के 1760 किसानों की जमीन टाटों को सौंप दी। कहीं ना कहीं यही नतीजा था जो आज 12 की 12 आदिवासी सीटें बस्तर की आज कांग्रेस के कब्जे में है। कुल 29 में से 28 आदिवासी सीटें आज कांग्रेस के पास है। तो कहीं ना कहीं दिखता है कि आदिवासी वर्ग ने लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस सरकार के प्रति विश्वास जताया है और हमें पूरा विश्वास है 5 दिसंबर को भी दूध का दूध और पानी का पानी जी होगा। बिल्कुल अजय जी, भानु प्रतापपुर के जी बीजेपी नेता भी हमारे साथ हैं उमेश जी, उनसे भी सवाल ले लेते हैं। उमेश जी, सवाल आपसे ये है कि सावित्री मंडावी जी के सामने आपके जो प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं ब्रह्मानंद नेताम जी, उनको कितना मजबूत आप लोग देख रहे हैं? क्योंकि अभी अजय चंद्राकर जी ने सीधे 27,000 वोटों का अंतर बताया है। तो जी 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 मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए कविता जी, सबसे पहले तो आदरणीय स्वर्गीय मनोज मंडावी जी का हमारे बीच से असमय चला जाना, ये पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, भानु प्रताप क्षेत्र के लिए, उस बस्तर क्षेत्र के लिए अपूर्णीय क्षति है। जिस प्रकार से भानु प्रतापपुर चुनाव के अंदर में हम जा रहे हैं और आदरणीय चंद्राकर जी ने भी जिस प्रकार से तुलनात्मक यहाँ पर विवरण दिया, उस तुलनात्मक विवरण में मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। जो तमाम तुलनात्मक विवरण थे 2013 और 18 के आसपास के विवरण थे, अगर मैं 2008 की बात करूं तो हमारे वर्तमान के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम जी उस वक्त 2008 में उसी क्षेत्र से, उसी भानु प्रताप सीट से चुनाव लड़ते हैं और प्रचंड बहुमत से जीतते हैं। तब उनके खिलाफ मनोज मंडावी भी उस वक्त लड़ रहे थे। और अगर सीधे तौर पर कांग्रेस और भाजपा के तौर पर देखें अपन, तो कांग्रेस और भाजपा के बीच में लगभग 20% के मतों का अंतर निकल करके आया था। और ब्रह्मानंद नेताम जी हमारे वहां के कद्दावर नेता है सर, शायद 15,469 वोट से आगे थे। हाँ, ये 20% का वोट की जो बात कर रहे हो ब्रह्मानंद जी की बात करूं तो 2008 में जी 15,479 वोट से जीते वहां से जी। और ये वोटों का अंतर जो 6,969 उमेश जी बता रहे हैं 20%। जी जी कविता जी, मैंने जी अरे सुन लीजिए जी, बोलिए। सुन लीजिए, मैंने इसीलिए लगभग शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया था। और जिस प्रकार से बीते 4 वर्षों के अंदर में इस प्रदेश के अंदर में कांग्रेस की वादा खिलाफी रही है। अगर उस भानु प्रतापपुर क्षेत्र की अगर हम बात करें तो सड़कों को लेकर के जिस प्रकार के हालात हैं, चाहे भानु प्रतापपुर से कांकेर की सड़क हो, भानु प्रतापपुर से कोटा की सड़क हो या कोंडागांव की सड़क हो, आज सड़कें जर्जर हो चुकी है। वो लंबे समय से, बीते 4 वर्षों से उसकी मरम्मत की वहां पर दरकार है, लेकिन उस क्षेत्र में इस कांग्रेस की सरकार ने कहीं कोई प्रयास नहीं किया। और सबसे महत्वपूर्ण, जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर में सीधे तौर पे आदिवासी भाइयों और बहनों का आरक्षण 12% तक जो घट गया है, और 4 वर्षों के अंदर में कांग्रेस ने न्यायालय में पक्ष को मजबूती से नहीं रखा, तो इससे साफ है कि किस प्रकार से कांग्रेस यहां पर आदिवासी भाइयों और बहनों का हितैषी बनने का ढोंग करती है, लेकिन जब उनके अधिकार की बात आती है, उनके हक की बात आती है, तो ढूलमूल रवैया इख्तियार करती है, जिसका खामियाजा सीधे तौर पे 12% की कटौती के साथ आदिवासी भाइयों बहनों को भुगतना पड़ता है। और सीधे तौर पे इसका आक्रोश पूरे प्रदेश के अंदर में, उस भानु प्रतापपुर क्षेत्र के अंदर में साफ तौर पर देखने मिल रहा है। जिस प्रकार से आदिवासी समाज के भाई बहन सड़क पर उतरे हैं, सरकार के खिलाफ नाराजगी है, चक्का जाम कर रहे हैं, सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं, तो इस नाराजगी का खामियाजा भी कांग्रेस को यहां पर भुगतना पड़ेगा। अभी गंगवानी जी तमाम तरह का जिक्र कर रहे थे, नौकरी से लेकर के तमाम तरह का लाभ आदिवासी भाइयों बहनों को देने का यहां पर ढोल पीट रहे थे। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि 2012 में हमने विशेष आरक्षण इस प्रदेश के अंदर में उन वनांचल क्षेत्रों के वासियों के लिए, जो अनुसूचित क्षेत्र में निवास करते हैं, ऐसे आदिवासी भाइयों बहनों के लिए जनसंख्या के आधार पर विशेष आरक्षण देने का काम किया था। उस आरक्षण को छीनने का पाप किस आधार पर कांग्रेस की सरकार ने यहां पर किया है? और जब सीधे तौर पर अगर आप उनका आरक्षण छीनते हैं, तो आप किस आधार पर अपने आप को आदिवासी भाइयों और बहनों का हितैषी होने का यहां पर दावा करते हैं? इस सवाल का जवाब पूरे प्रदेश के अंदर में आदिवासी भाइयों बहनों के सामने आप जब भी जाएंगे, चाहे भानु प्रतापपुर क्षेत्र के अंदर में, बूथों के अंदर में, गांव के अंदर में मतदान प्रचार करने के लिए आप जाएंगे, आपको इसका जवाब वहां की जनता पूछेगी।
और मैं यकीन से साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार से आपने छलने और ठगने का काम किया है, आपके पास इन सवालों का जवाब नहीं है और इसी आधार पर उस क्षेत्र की जनता आने वाले समय के अंदर में निर्णय करेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय के अंदर में आशीर्वाद मिलेगा और जब मतदान होंगे, जब परिणाम आएंगे, तो हम उस मिथक को भी तोड़ेंगे जो एक मिथक बना हुआ है कि लगातार उपचुनाव के अंदर में कांग्रेस तमाम तरह के प्रोपोगंडा करके, तमाम तरह के शासन प्रशासन का दुरुपयोग करके जिस प्रकार से इस प्रदेश में ढोल पीटती रही है, उस भ्रम को भी हम यहां पर तोड़ेंगे और एक मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी यहां पर भानु प्रतापपुर के अंदर में जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेगी। जी, वरिष्ठ पत्रकार जी के पास हम चलेंगे। अजय चंद्राकर जी, आपसे सवाल है कि दोनों को कांटे की टक्कर आप देखते हैं, क्योंकि दोनों ही लोकप्रिय नेता रहे हैं। देखिए कविता जी, इसमें कोई शक नहीं कि ब्रह्मानंद जी जो चुनाव जीते थे वो लार्ज मतलब मेजॉरिटी के साथ वो जीते थे, लेकिन यहाँ पर मूल बात यह है कि उसके बाद बीजेपी नेक्स्ट इलेक्शन में उसको प्रत्याशी कहाँ बनाई थी? क्या कारण था? जी, जो राजनीतिक गर्दिश में थे उनको पुनः उनके ऊपर बीजेपी अब अपना प्रत्याशी के रूप में वो घोषणा की है। तो पिछले समय के जो पराजित प्रत्याशी हैं उनका भी तो असंतोष सामने नजर आएगा। जैसे मैं जो बात कहना चाहता हूं कविता जी, कांकेर जिला में ये 3 सीट, एक है कांकेर जहां से एक आईएएस अधिकारी विधायक हैं, दूसरा है अंतागढ़ जिसमें एक आईपीएस हैं, और तीसरा है ये भानु प्रतापपुर श्रीमती सावित्री देवी। तो कांग्रेस में जो लोग कांग्रेस का सदैव कार्यकर्ता संगठन के लेवल पर प्रदर्शन करते रहे, लाठी खाते रहे, क्या वो झंडा ही उठाते रहेंगे, दरी बिछाते रहेंगे? क्या इस तरह से मनोबल नहीं टूटता? ये भी एक विचारणीय प्रश्न है जिसके कारण से, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर सिंपैथी और महिला का प्रत्याशी के रूप में अपने संगठन में अनुकूल स्थिति पाई, और चूंकि आगामी विधानसभा चुनाव निकट है इसलिए वो यहाँ पर श्रीमती सावित्री देवी के ऊपर अपना दांव खेली। लेकिन अब महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रह्मानंद जी तो सीनियरिटी में काफी आगे हैं, वो भी क्षेत्र के समस्त क्षेत्रों से परिचित हैं, लेकिन यहाँ पर असंतोष होगा तो दोनों पार्टियों में नजर आती है। तीसरी बात है, सर्व आदिवासी समाज के लोग हैं, वो अनेक लोग प्रत्याशी हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए अच्छी बात यह हो गई कि जोगी कांग्रेस और आप पार्टी अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं कर रही है, जो कि एक कह सकते हैं कि प्रोटोकॉल के तहत मान्य राजनीतिक दल है छत्तीसगढ़ में, तो वो कांग्रेस के लिए बेनिफिट हो सकता है। लेकिन आरक्षण के विषय को बीजेपी किस तरह से जनता के सामने रखती है, और कांग्रेस आगामी जो विधानसभा का सत्र है, विशेष सत्र, उसमें विधेयक को पारित करवा लेती है, उसके बाद मतदान है, तो उस समय सिचुएशन जो बनेगा वही एक तरफा भी हो सकता है, कड़े मुकाबले का भी हो सकता है। कविता जी जी बिल्कुल। अजय जी, फिर से आपसे वही सवाल है, आप बार बार सहानुभूति की बात कह रहे हैं, जिस तरह से सावित्री मंडावी जी पर पार्टी ने सहानुभूति जताई है, तो क्या जनता भी सहानुभूति जताएगी? ये मुझसे प्रश्न नहीं, अजय चंद्राकर जी आपसे है। पहले ही संवाद किया जी कि बस्तर रीति रिवाज प्रथा परंपरा को बहुत करीब से मानते हैं, वो उनका वे ऑफ लाइफ है। कविता जी, तो मनोज मंडावी जी का आकस्मिक निधन भानु प्रताप सीट के लिए निश्चित रूप से एक प्रतिनिधित्व के दृष्टिकोण से एक कमी थी, एक कमी खली है। तो ऐसे लोग हैं जो रीति रिवाज प्रथा परंपरा के फॉलोअर हैं, वो बड़े पैमाने पर हैं, और इसका ये मतलब नहीं कि वहां आदिवासी संख्या ज्यादा है, ओबीसी भी समाज है। ओबीसी समाज जिस तरह से ओबीसी मुख्यमंत्री हैं, तो उनको मुख्यमंत्री जी में अगर फेथ होगा तो ये कांग्रेस के लिए प्लस भी जा सकता है। तो आपकी दृष्टि में सावित्री मंडावी जी जीती हुई हैं, आपकी दृष्टि से देखें तो? नहीं, अभी से घोषणा करना लोकतंत्र में जनता जो निर्णय देगी वो महत्वपूर्ण है, लेकिन 1 तारीख और 2 तारीख को विधानसभा में विशेष सत्र में जो विधेयक आरक्षण के ऊपर आ रहा है उसमें कैसा डिसीजन होता है, क्योंकि इंदिरा साहनी जो केस है और उसमें जो जजमेंट आया उसको काफी विस्तार से पढ़ते हैं तो 3 बात मूल रूप से आती है। कविता जी, एक है
कि कविता जी, उसमें मुझे समय देते हैं, मैं जवाब देता हूं। 49.5%। जी। दूसरी बात है ओबीसी के लिए 27%। और तीसरा जो है कि अगर राज्य सरकार पर्याप्त मात्रा में साइंटिफिक रूप से तथ्यों को रखती है तो 49.5% को बढ़ाया जा सकता है। तो ये भी गुंजाइश है। तो यहाँ पर विधेयक पारित हो जाता है तो ये निश्चित रूप से आदिवासी समाज में एक अलग मैसेज जाएगा। जी ठीक है, अजय गंगवानी जी से जवाब ले लेते हैं। जी अजय गंगवानी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? कविता जी, थोड़ा सा मेरा निवेदन है, समय दीजिएगा, काफी बिल्कुल। सारे विषय होते हैं। जी। देखिए, सबसे पहले बात कहना चाहूंगा कि अभी तक जो 4 विधानसभा के उपचुनाव हुए, दंतेवाड़ा उपचुनाव 11,331 वोट, चित्रकूट का उपचुनाव 17,853, मरवाही जहां भारतीय जनता पार्टी और उनकी बी टीम ने मिलकर चुनाव लड़ा 36,000 वोट, और जो पिछला चुनाव हुआ खैरागढ़, उसमें 20,000 से ज्यादा वोट से जीत दर्ज की। ये चारों विधानसभा के उपचुनाव एक नजीर है और कहीं ना कहीं भानु प्रताप में इस इतिहास को हम दोहराने वाले हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनके प्रवक्ताओं में ये नैतिक साहस होना चाहिए कि जनादेश को स्वीकार करें कि उन्होंने हमको नहीं चुना, परंतु कहीं ना कहीं जो आरोप प्रत्यारोप जो है वो इनकी नियत और नीति बन चुकी है। देखिए, कुछ बातें और कह दूं, आज आरक्षण का मुद्दा उठ रहा है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बेशर्मी की पराकाष्ठा है। कहीं ना कहीं जो तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की लापरवाही और जो बदनीयती थी, उसका नतीजा आदिवासी समाज भुगत रहा है। लेकिन आपके लोकप्रिय चैनल पर स्पष्ट कर दूं, किसी प्रकार से भी आदिवासी वर्ग का हित नहीं होने दिया जाएगा। कुछ तथ्य रख दूं। सबसे पहली बात, इंदिरा साहनी मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा, अगर आरक्षण 50% से ज्यादा बढ़ाते हैं तो आपको सभी वर्गों का, SC, ST, OBC का सही तथ्य और विचार प्रस्तुत करने पड़ेंगे। तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने नहीं रखा, ये मेरा पहला प्रश्न है। दूसरा, डंकीराम कंवर जो आदिवासी के वरिष्ठ नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, जो तत्कालीन गृह मंत्री थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जिसकी 1000 पेज की रिपोर्ट थी और उनकी सिफारिशें थी, उसकी जानकारी क्यों नहीं कोर्ट में दी गई, ये मेरा दूसरा प्रश्न है। तीसरा, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, उसकी रिपोर्ट की जानकारी और उस रिपोर्ट की सबमिशन आखिर कोर्ट में हलफनामे के साथ, शपथ पत्र के साथ और इनके फाइनल जवाब के साथ क्यों नहीं प्रस्तुत किया गया, ये सबसे बड़ा यश प्रश्न है। क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पाखंड करी थी आदिवासियों का आरक्षण बढ़ाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बदनीयती थी, वो उस बात को लागू करने नहीं देना चाहते थे। जी बिल्कुल। उमेश जी, 3 सवाल हैं, आप 3 सवाल। एक क्वेश्चन और, आखिरी प्रश्न और है मेरा छोटा सा। चौथा प्रश्न है, आदिवासी जाति का आरक्षण आपने 16% से घटा के 12% किया, उसी कारण हो रहा है कि जो आज कहीं कहीं घासीदास संग्रहालय और अन्य जो व्यक्ति थे जिनका अनुसूचित जाति का आरक्षण कटौती से हित प्रभावित हो रहा था, आज उन्होंने याचिका लगाई। अगर आदिवासी जाति का आरक्षण में कटौती नहीं करते तो ये सब स्थिति नहीं बनती। ये चारों प्रश्न का जवाब दे। 15 सेकंड और ले रहा हूँ। हम 1 और 2 दिसंबर को जो विधानसभा जी बिल्कुल, जवाब ले लेते हैं। विशेष अजय जी जवाब ले लेते हैं उमेश जी से। जी बिल्कुल उमेश जी। 15 सेकंड पूरा डिबेट ले लेंगे जी क्या? जी बिल्कुल उमेश जी। देखिए, आज इस प्रदेश के आदिवासी भाई बहन यही तो सवाल आज कांग्रेस से पूछ रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। भैया, जिन्होंने 2012 के अंदर में अजय जी बोलने दीजिए उमेश जी को। 20% से बढ़ा करके सुन लीजिए ना। अब आपके पास साहस नहीं है क्या सुनने का? जिन्होंने 2012 के अंदर में आरक्षण को बढ़ा करके अरे सुन, आप मत घुमाइए बीच में इंटरप्ट करके। आप एक तरफ तो बेशर्मी के पराकाष्ठा को पार करते हैं, इस प्रदेश के आदिवासी भाइयों बहनों को छलने और ठगने का काम करते हैं। कविता जी, ये ऐसे नहीं होगा। अजय जी सुन लीजिए, ऐसे नहीं होगा। अजय जी सुन लीजिए, कविता जी, ऐसे नहीं होगा जी। अजय जी सुन लीजिए, पूछ रहे हैं जी। हम जवाब लेना नहीं है और यहाँ पर आप बीच में इंटरप्ट करेंगे। जी उमेश जी जवाब दीजिए। आदिवासी भाई बहन यही सवाल पूछ रहे हैं। 2012 में जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 20% से बढ़ा करके 32% आरक्षण करने का काम किया और ना सिर्फ उसको यथावत रखा 2018 तक, बल्कि अपना पक्ष मजबूती से रखते हुए लगातार उसका लाभ देने का काम किया। अगर अजय जी उनकी बारी है ना, आप सुन लीजिए। ये क्या है? उनका समय है। ये क्या है? ये कैसे लोगों को बैठा लेते हैं आप? प्लीज कैसे लोगों को बैठा लेते हैं आप? आपके सवाल का जवाब, अजय जी प्लीज, सवाल का जवाब मिल रहा है। उमेश जी आप बोलिए। अजय जी प्लीज, लाने लगे। अजय जी उनका समय है। अजय जी उनका समय है, प्लीज आपको समय दिया गया ना। अजय जी आपको समय दिया गया ना। सुनने का साहस रखते नहीं है। उमेश जी कंटिन्यू आप रहिए। जब भारतीय जनता पार्टी 12 से 18 तक यथावत रखती है, मजबूती से पक्ष रखती है। अरे बताओ ना, 4 वर्षों में मजबूती से पक्ष क्यों नहीं रख पाए आप? आज कमेटी बनाने की आप बात। अजय जी जवाब दे रहे हैं ना वो। आप 4 वर्षों में अजय जी उमेश जी जवाब दे रहे हैं, आप 4 सुनिए। वर्ष में कर लेते। सुनिए आप। आपसे अरे सुनिए ना अजय जी, आपसे विशेष आरक्षण जनसंख्या के आधार पर छीनने का पाप किया और बड़ी बेशर्मी से यहाँ पर इंटरप्ट कर रहे हैं, उसका आप जवाब नहीं देते।
आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कविता जी, आपने इनके 4 बात वर्षों कोई में जवाब क्या नहीं किया है। अजय जी। और बेशर्मी से यहाँ इंटरप्ट कर रहे हैं। मत कीजिए, जवाब उमेश जी, आप देंगे जवाब आदिवासी दीजिए। समाज के लोग आपको। वहां जाइए आप प्रदेश के अंदर में। आप देखिए, ये इस प्रकार से इंटरप्ट करके ये चाहते ही नहीं है कि सच जनता अरे तक आप क्या जवाब ही पहुंचे, नहीं है लेकिन उमेश इस जी? प्रदेश की आप जनता, जवाब और तो देखिए बात बड़ी करते बेशर्मी हो। से हंस रहे आप हैं। आदिवासी की बात आदिवासी अजय जी, आप जवाब तो दे दीजिए। वाले उमेश जी, बेशर्म आप इस सच को लोग स्वीकार आप कर किस लीजिए चैनल हैसियत पे से यहाँ पर कि हंस रहे आपको कोई जवाब हैं? नहीं है। ये लोग आपकी बेशर्मी आदिवासियों के का ऊपर आरक्षण रास्ता है। छीन करके आपकी लापरवाही यहाँ पर का हंस रहे नतीजा हैं। है। पूरे और आपकी प्रदेश की बेशर्मी जनता के देख ऊपर रही है कीजिए। ये किस प्रकार का आपकी कुटिल गलतियों का मुस्कान हंस ठिकाना रहे हैं। क्या आप आप खुश हो रहे हैं? क्या 12% कटौती होने पर आप खुश हो रहे हैं क्या? देखिए कविता जी, ये कैसे लोगों को आप बैठाते हैं? अजय जी, आप अजय जी, आपका समय नहीं। अजय जी, ये प्लीज आप एजेंडे शांत हो के जाइए, तहत आपका आए हैं। समय नहीं है कांग्रेस के अभी। पास अजय जी, जवाब प्लीज नहीं है। डेकोरम मेंटेन कीजिए प्लीज। इनको कविता जी बोल दीजिए। कविता जी। नहीं, वो जवाब दे रहे हैं ना। आपने 4 सवाल किए, आपने 4 सवाल किए, जवाब दे रहे हैं वो। सुनिए, उनका टाइम है अभी। देखिए, कविता जी, मैं एकदम शांत हूँ। जी, बिल्कुल। ये क्षेत्र की जनता देख कविता जी, ले ऐसा कि है। 4 जवाब देते हैं। देखिए, सब आपको पूरा छत्तीसगढ़ सुन रहा है, आपको पूरा छत्तीसगढ़ आपको सुन रहा है। बोलिए बोलिए उमेश जी, बोलिए। सुनते हैं क्षेत्र की ऐसा जनता, है। आप क्या जवाब देते हैं? बोलिए। कविता जी। जी, कविता जी, ऐसा है, ये इतने देर तक ये बीच बीच में इंटरप्ट कर रहे थे, देखा ना आपने? जी। इनको दरअसल में भूपेश बघेल जी फिर ने ये सिखा टाइम पास। करके भेजा है कि ये भैया टाइम पास है आरक्षण वाले उमेश जी, मामले में अजय जी, हमारे पास प्लीज जवाब आप, तो है नहीं। शांत हम रहिए। यहाँ पर क्या जवाब बात दे है? पाएंगे कविता जी, नहीं, जवाब तो ये दीजिए। केवल बीच आप में इसे इंटरप्ट जवाब करेंगे, दीजिए। ये जवाब दे नहीं रहे। चले लास्ट कमेंट ये लेते टाइम हैं। पास अजय करिए। चंद्राकर जी, आपका क्या कुछ कविता कहना जी, पूरे क्या मामले है में? ये? उमेश जी, टाइम इन्होंने पास एक सवाल का आप टाइम पास कविता जी, करिए। इन्होंने अजय जी, प्लीज, जनसंख्या अजय के गंगवानी जी, आधार, टाइम नहीं अरे है, अजय टाइम पास गंगवानी जी, आप प्लीज। कर रहे हो। टाइम पास 4 वर्षों तक आपने किया। गंगवानी जी, अजय एक मिनट। चंद्राकर कविता जी, अजय चंद्राकर- कविता जी, हाँ, एक इसका- चैलेंज। कविता जी, कविता जी, अजय- कविता जी। जी, ये इंटरप्ट कर रहे हैं, ये अजय इंटरप्ट गंगवानी कर जी, रहे प्लीज। हैं। जी, बिल्कुल, इनको एक लाइन डिबेट आप में जवाब रहना दीजिए। नहीं है, जवाब है नहीं, जवाब सुनने का साहस अजय है चंद्राकर जी, नहीं। आपका क्या ये लास्ट बीच में कमेंट? चाबी करेंगे। अजय चंद्राकर जी, ये आपका कैसे सवाल है। शांत हैं? तो 4 ये वर्षों कैसे के बाद शांत हैं? दीजिए। देख लीजिए आप बताइए। अजय चंद्राकर जी, आपसे जनसंख्या के सवाल है। आधार पे, जनसंख्या के आधार ये पे तो जो आपस में- आरक्षण था अनुसूचित क्षेत्र में, उसको क्यों छीना? आप 4 क्यों बात प्रश्नों के किया जवाब आपने? दे दीजिए। और बेशर्मी से आप आप क्यों मुस्कुरा नंदी रहे की हैं। रिपोर्ट सबमिट नहीं आपकी करते? मुस्कुराहट, आप क्यों मुख्यमंत्री आपकी की रिपोर्ट मुस्कुराहट पेश नहीं बता करते? रही है आप कि क्यों आदिवासियों का पेश आरक्षण नहीं करते? छीनने से, अजय गंगवानी जी, आदिवासियों का आप आरक्षण सुन रहे हैं। छीनने से आप यहाँ पर मुस्कुरा रहे कविता जी, हैं। मेरा एक आप निवेदन यहाँ है, पर क्या ये मुस्कुरा बच्चों रहे की बात कर हैं। रहे ये हैं? आपकी आप खुशी खुद किस एंकर बात की हैं? है? क्या इस ये प्रदेश जवाब के दे रहे हैं? आदिवासी भाइयों बहनों का ये तो नहीं है, आरक्षण भाषण छीन दे रहे हैं चैनल पे गया। आके। और अजय अरे चंद्राकर जी, भैया, आपसे सवाल है। आप सुनना चाहेंगे नहीं, आप सुनना चाहेंगे आप नहीं, उमेश जी, आप सुनना रटा-रटा चाहेंगे भाषण नहीं, देना चाह और आप रहे हैं। बीच में इंटरप्ट आप कर करेंगे। सकते हैं नहीं। ऐसा नहीं आप होगा। कर सकते हैं नहीं। गंगवानी जी, अरे आपका भाषण बंद करो, आपका भाषण बंद करो। आप चलिए, तो आप सत्य सभी सुनना का- नहीं चाहते, आप बैकफुट पर हो। आदिवासियों के सामने आप बेनकाब हो चुके हो, इसलिए डिबेट को खराब कर रहे हो। अरे आप जवाब दो चलिए, ना। आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी, आपका भी, आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल खास पेशकश में आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।